अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 ऑफ फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 11, और इसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इस चैप्टर में हम जो डील आउट करेंगे, जो पहला हमारा हिस्सा वो थर्मोडायनामिक्स का, उसके बाद हम हीट के ऊपर कंसर्न आउट करेंगे। एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स को जो डिफाइन किया गया आपकी बुक में, थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, विच मीन्स दैट थर्मोडायनामिक्स डील्स द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हीट टू मैकेनिकल एनर्जी। हीट से आप जो काम, मतलब कि आप जो हीट की फॉर्म में एनर्जी है उसको आप कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी का अल्टीमेटली मतलब है वर्क। सो इट मींस दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट टू मैकेनिकल एनर्जी और एनी काइंड ऑफ एनर्जी विच सॉर्ट विद एनी काइंड ऑफ वर्क, तो आप इसको लेंगे थर्मोडायनामिक्स में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट, थर्मोडायनामिक्स के बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक भी है और केमिस्ट्री में भी डिफाइंड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके पोस्टुलेट्स हैं यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे इसके 5 पोस्टुलेट्स हैं। और पहले जो एक पहले पैराग्राफ में उसने एक बात की है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, और ये जो टिनी पार्टिकल्स हैं इनकी जो मोशन है, ये अगर एक सब्सटेंस है आपके पास तो इसकी जो मोशन है इनके बीच में पार्टिकल्स की, वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म। दे आर मूविंग हैपहैज़र्डली, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव नहीं कर रहे। उनकी जो मोशन है वो हैपहैज़र्डली है। वो अल्टीमेटली जो है उन किसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, किसी की काइनेटिक एनर्जी कम है, और बेसिकली वो रेस्ट में नहीं है, नॉट इन रेस्ट, दे आर नॉट इन रेस्ट, वो रेस्ट में नहीं है। इसके 5 पोस्टुलेट्स हैं। द मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। द 5 पोस्टुलेट्स आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फाइनाइट नंबर, जो आपको फाइनाइट नंबर वॉल्यूम ऑफ गैस है, इसमें आपके पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहूंगा कि इनका जो डिस्टेंस होता है आपस में, ये इनके रेडियस से 300 टाइम्स होता है। इट मीन्स दे आर सेपरेटेड बाय द 300 टाइम्स ऑफ देयर रेडियस। दिस में भी आस्क इन द एंट्री टेस्ट। एक्चुअली ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि दे आर 300 टाइम्स सेपरेटेड फ्रॉम द रेडियस। दिस इज एन काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर यू। सो पहला पोस्टुलेट है, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इट मींस दैट जो वहां पे साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है वही उसने बात की है जो यहाँ पे इसके साथ डील कर रही है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। दिस इज द बेसिकली सेकेंड पॉइंट। नाउ द थर्ड वन पॉइंट इज the gas molecules are in random motion. They are moving haphazardly, they are moving in random motion and may change their direction of motion after every collision. और ये हर collision के बाद अपनी direction change कर सकते हैं। It means if we have a kind of cylinder और इसमें आपके पास गैस के particles हैं और वो टकरा रहे हैं, कहीं भी अपनी direction कर रहे हैं, टकराने के बाद वो ultimately अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन कुड बी चेंज, उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, दे आर मूविंग इन अ मोशन, दे आर मूविंग रैंडम मोशन, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट सिविलाइज्ड, एंड they could have changed their direction after every collision. So next point is collision between gas molecules themselves and the walls of containers are assumed to be perfectly elastic. We know that elastic collision is what we studied in the previous topics. So what is elastic collision? The collision in which the total kinetic energy of the system remains constant. It means that if kinetic energy remains constant, the collision is said to be elastic collision. So ये यहाँ पे बात कर रहा है collision between the gas molecules themselves and the with walls of container, जो कि वो walls of container के साथ भी अगर टकरा रहे हैं molecules, इसके साथ टकराए, इसके साथ टकरा रहे हैं, इसके साथ टकरा रहे हैं, इसके साथ टकरा रहे हैं, अगर वो टकरा रहे हैं तो ये भी इनकी जो perfectly elastic है। It means that अगर वो MCQs पॉइंट से आपसे पूछे कि अगर आप हमें ये बताएं
हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, वी हैव टू मॉलिक्यूल्स एंड दे आर कोलाइडेड इन द गैस सिलेंडर। आप इनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करें। अब अल्टीमेटली उसने आपको क्या कहा, दे अज्यूम दैट दे आर परफेक्टली इलास्टिक। अगर वो परफेक्टली इलास्टिक हैं तो उनमें जो इलास्टिक कोलिजन होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर वो आपसे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप फाइंड आउट करें, सो यू जस्ट हैव टू पुट द फार्मूला हाफ mv² एंड दिस वैल्यू मस्ट बी गिवन इन दिस दैट फ्रेज इन दैट MCQs। सो आपको इस तरह कंफ्यूज किया जा सकता है कि आपको डिफरेंट वैल्यूज दे दी जाए। मैं पॉसिबल आपको अगर क्वेश्चन किया जाए, मैं एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं आपको इस तरह। इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर गिवन विद मास ऑफ 2 ग्राम, velocity of 4 meter per second and in the system you are given with a diagram कि एक मोलिक्यूल है वो ऐसे टकरा रहा है एक गैस सिलेंडर में। तो यहां से आपको कहा जाए कि इसकी अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड करें। ये भी पूछा जा सकता है अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप बताएं क्या होगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी क्योंकि वो डिफरेंट वैल्यू से मूव कर रहा है। सो इस तरह क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है, आपके साथ वेरिएट करके वो कोई भी क्वेश्चन ही पूछी जा सकती है। सो molecules do not exert force on each other except during a collision. It means that molecules जो आपस में हैं वो आपस में कोई एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे। They do not exert any force on each other except during collision. अगर वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं, अगर if they have collision between them, so they would exert force on each other. तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। So these are the 5 points which are important in kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases में ये points important हैं 5 के 5. So next topic is pressure of gas. प्रेशर ऑफ गैस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के वाले से बोर्ड में पूछा जाता है। प्रेशर ऑफ गैस काफी लॉन्ग टॉपिक है ये, लेकिन इसमें जो है इसका बेसिक मार्क्स हमें निकालना है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी टेस्ट में। ओके, लेट्स सपोज वी हैव अ सिलेंडर एंड वी आर गिवन विद दिस। सो हमारे पास एक सिलेंडर है, अब इसके बीच में मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। इस टॉपिक का अल्टीमेटली मतलब ये है कि जो प्रेशर, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो एटम्स हैं, ये जो प्रेशर सबमिट कर रहे हैं इसकी वॉल्स पे, वी हैव टू फाइंड इट। सो इफ यू गोना फाइंड इट, तो लास्ट में इसने यहाँ पे बहुत से लॉज अप्लाई किए हैं। आपकी कोलिजन जो है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो आपकी कोलिजन एज्यूम की गई है वो परफेक्टली इलास्टिक की गई है कि द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। ये अजम्पशंस मैं बता रहा हूँ, इसमें जो आपकी अजम्पशंस काउंट होंगी। उसके बाद आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट वन यू हैव Newton's second law of motion in the terms of momentum. The third one is Newton's second law in terms of momentum. These are applying on this. और इसके बाद आपका चौथी चीज Newton's third law is applicable. Newton's third law. And the next is, और आप उसमें यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करके यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर की फोर्सेस लगा के जो लास्ट में उसने एक रिलेशन निकाला है, P is equal to 2/3 N naught into half mv²। ये आपके पास प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उसने आपके पास एक फ्रेज दिया कि P is equal to 2/3 N naught half mv²। सो अगर हम N नोट को देखेंगे, N नोट क्या है? N नोट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। So it is the number of molecules per unit volume. So if it is constant, they may be constant and they are constant. So pressure is equal to constant
dot kinetic energy, half mv square is equal to kinetic energy. So ultimately it would become pressure is directly proportional with kinetic energy. Hence the pressure exerted by the gas is directly proportional to the average translational kinetic energy of the gas molecules. It means that अगर आपके पास ये गैस सिलेंडर है और इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है, आप सडनली पिस्टन को अप्लाई करते हैं मोर प्रेशर के साथ, उस पर आप अगर पहले 2 पास्कल फोर्स लगा रहे हैं तो अगर आपने 4 पास्कल कर दिए, तो इसी तरह ये इसके बीच में इसकी काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की है वो भी ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है. अब इसका इस रिलेशन का मतलब क्या है कि दे आर इक्वल काइनेटिक एनर्जी विद अ काइंड ऑफ कांस्टेंट, means that F over A is equal to half mv square. अब यहाँ से एमसीक्यूज फ्रेज से आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आपको एफ की वैल्यू भी दी जा सकती है, यहाँ पे मास की वैल्यू चेंज करके, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करके, एरिया की वैल्यू चेंज करके आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है. आपको इसके लिहाज से अगर एरिया चेंज कर दिया जाए तब क्या इस पर इम्प्लीकेशन होगा, अगर एरिया को हम इंक्रीज कर दें वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर दें एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा. ये अब एक यहाँ पे एक आपके पास फ्रेज आ गया जो कि यहाँ से आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली तो आपको ये नजर आ रहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी ये जो चीज है ये भी इंप्लाई हो रही है. एफ ओवर इज इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर. नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जो आपको इंटरप्रिटेट कर रहा है आपका यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ. आइडियल गैस लॉ के लिहाज से हमें पता है डेट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. जो पीवी है वो आपका एनआरटी के इक्वल है. So we knew that PV is equal to nRT. From where we go to know that ideal gas law. Where n is the number of the molecules of the gas contained volume and V is the volume and T is the absolute temperature and R is the universal constant. This is universal constant and has a typical value 8.314 joule per mole per Kelvin. ये वैल्यू आपसे यहाँ पे ऐसा यूनिट्स में है, मैं पॉसिबल है यहाँ पे आपसे अगर इसकी वैल्यू जो है टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ सकता है, यहाँ से आपको इसकी जॉउल की वैल्यू में चेंज कर सकता है, मैं आपके कैलोरीज में पूछ सकता है, आपसे कैलोरीज में पूछ सकता है. तो आपको ये सारी फ्रेजेस एट द बैक एंड यू मस्ट नो डैट ये किसके बराबर होंगे या किस तरह इसको पुट करना है या किस तरह इसकी वैल्यूज लेके आई जा सकती हैं, इसके बीच में पूछी आपसे जा सकती हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से. सो n इज इक्वल टू n over na and what is na? This is Avogadro's number. So PV is equal to n over na RT. Ultimately this would become PV is equal to n into R over na T. This is going to be an other constant. ये एक और constant बन जाएगा आपके पास और इस constant का जो नाम है वो है Boltzmann constant. This is Boltzmann constant. R over Na. So 1.38 into 10 to the raised power minus 23 joule per Kelvin. ये आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास है 1.38 into 10 to the raised power minus 23 joule per Kelvin. आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है. सॉरी आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. Boltzmann constant 1.38, you have to memorize it. 1.38 into 10 to the minus 23 joule per Kelvin. So the next phase we are going to have P is equal to 2 over 3. P is equal to 2 over 3 n over V into half mv square. We put this n over V as it becomes PV is equal to 2 over 3n into half mv square. And if we are going to, we have two relations from the above one Boltzmann constant. PV is equal to n over R over n A into T
So this would become another constant. So it becomes PV is equal to NKT. This is equation 2. And the other one is PV is equal to 2 over 3 N into half mv square. So by comparing 2 and 3, we go to have the relation. Ultimately, we would be able to find out that temperature is directly proportional with kinetic energy. This is the relation which we are going to find. It means that temperature जो है आपका वो directly proportional है kinetic energy के साथ. It means that अगर आप किसी भी सिलेंडर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं तो उसके जो मोलिक्यूल्स हैं उनकी जो kinetic energy है वो भी haphazardly मूव करते जाते हैं, वो उनकी kinetic energy बढ़ती जाती है. अल्टीमेटली आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस तरह उसकी kinetic energy उन मोलिक्यूल्स की बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. आपसे पूछा जाए इफ वी हैव 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और हमारे पास जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की आ रही है किसी गैस सिलेंडर में, वो आपके पास है, लेट्स सपोज इट इज 50 मीटर पर सेकेंड. अगर हम इसी फ्रेज को डबल कर दें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए, सो अल्टीमेटली इट वुड बिकम 100 मीटर पर सेकेंड. This is an example that may be asked in your exam, especially ECAT, कि आपका टेम्परेचर जो है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट मीन्स डेट जितना इसमें फर्क पड़ेगा उतना इसके साथ फर्क पड़ेगा और आपस में ये रिलेट करेंगे. इस तरह भी रिलेट किया जा सकता है कि डायरेक्टली वेलोसिटी के साथ ये रिलेट करें. ये वेलोसिटी यहां से रिलेट कर रही है आपकी हाफ mv स्क्वायर से, डायरेक्टली एनर्जी के साथ भी रिलेट कर सकता है कि इतनी जॉउल एनर्जी है टेम्परेचर के साथ, काइनेटिक एनर्जी इतनी जॉउल एनर्जी है. सो अगर हम इसको इतना टेम्परेचर कर दें या इतना कम कर दें तो यहाँ पे इस पे कितना फर्क पड़ेगा. अगर इसकी वेलोसिटी पे इतना अगर जिसमें भी आस्क एज 50 जॉउल, सो 50 जॉउल मींस दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv स्क्वायर. So we're going to write this as temperature is directly proportional with V square. It means that हम ये कह सकते हैं कि अगर बिल फर्ज हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास, लेट्स सपोज आप कह लें 16 मीटर पर सेकेंड. अब वो कह रहा है अगर आप 50 मीटर पर सेकेंड कर दें तो इस पे आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या अल्टीमेटली फर्क पड़ेगा. दिस इज गोइंग टू बी स्क्वेयर. यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो जाएगा और जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 16 के स्क्वायर में आएगी. इट मींस दैट ये आपके स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर आप उसको दुगना करें तो वो उसके स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होके डबल होके उसके पास आपकी जो है वैल्यू में चेंज आएगा. सो दिस इज एन एग्जांपल व्हिच मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. So the last relation is temperature is directly proportional with kinetic energy. So यहाँ से हम गैस लॉज कुछ ड्राइव करेंगे. तो पहला लॉ जो सबसे पहले हमने ड्राइव किया है which is Boyle's law. Boyle's law. What is Boyle's law? The pressure is inversely proportional with applied volume. जो आपका प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ. रिमेंबर दिस, यहाँ पे एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. आपके पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट आएगा. सो जो आपका प्रेशर है वो इनवर्सली अप्लाइड प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास वॉल्यूम के साथ. सो दिस में बी राइटेड PV इज इक्वल टू K. ये लिखा जा सकता है. इट मीन्स दैट अगर आपके क्वेश्चन, लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास एक ये सिलेंडर है, हमारे पास एक ये सिलेंडर है, ओके. हमारे पास एक पिस्टन, वी हैव द पिस्टन, ओके. इस पे पहले आप जो फोर्स लगा रहे थे वो 2 न्यूटन पर मीटर सेकंड की फोर्स लगा रहे थे, और इस पे ये जो आपका वॉल्यूम है में पॉसिबल है ये आपके पास हो 1 मीटर क्यूब. यू अप्लाइड द फोर्स, आपने फोर्स लगाई, आपके पास 2 न्यूटन मीटर पर सेकंड था. यू अप्लाइड फोर्स, इट वुड बिकम 4 न्यूटन मीटर पर सेकंड. सो अब आपने इस पे लगाई फोर्स तो ये दुगना हो चुका है, और इस पे जो फर्क आएगा वो ये आधा हो जाएगा बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो आपके पास आ जाएगा 0.5 मीटर क्यूब. लेकिन अल्टीमेटली जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो आपके पास आंसर वही आएगा 2.
वही कांस्टेंट आएगा जो कि पहले आपके पास आ रहा था 2 × 1 से 2. इट मींस दैट दिस कांस्टेंट इज ऑलवेज रिमेन सेम. ये जो कांस्टेंट है P इज इक्वल टू K की जो आपने निकालना है, इसकी वैल्यूज में जितना मर्जी चेंजिंग आ जाए, लेकिन ये जो कांस्टेंट है इट शुड रिमेन ऑलवेज सेम. P इज इक्वल टू K. अगर ये आपका सही नहीं आ रहा तो मींस दैट यू आर अप्लाइंग बॉयल्स लॉ रॉन्गली. द नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में कहता है कि दैट द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर. जो आपके पास वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ. ये फ्रेज है. और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद यहाँ पे बुक में गिवन नहीं है, कि ये टेम्परेचर जो है ये आपके पास हमेशा केल्विन स्केल में होना चाहिए. इफ दिस इज गोइंग टू बी इन सेंटीग्रेड स्केल और एन काइंड ऑफ अदर स्केल, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग. ये आपके लिए गलत है. आपका ये जो हमेशा टेम्परेचर है ये केल्विन स्केल में होना चाहिए. इट मींस दैट यू आर गोइंग टू ऐड, इफ इट इज 225 डिग्री सेंटीग्रेड, यू गोइंग टू ऐड 273 in it, and it would ultimately become 298 Kelvin. Sorry. So this must be in Kelvin scale. So the applied volume is directly proportional with temperature. So you may write is V/T is equal to K. इन दोनों का प्रोडक्ट जब भी किसी का आएगा तो वो K के बराबर आएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑलवेज. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जो हमारे पास है वो है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज. जितनी भी आपके पास एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस. एक सब्सटेंस के पास आपके पास जितनी भी आपके पास एनर्जीज आती हैं इन द सिस्टम, दिस मे बी कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. द सम ऑफ all forms of energy, kinetic energy plus potential energy. So in thermodynamics एक important line आपके पास, in thermodynamics internal energy is a function of state. ये आपके पास क्या है? function of state है. internal energy is a function of state. This may be asked as statement in the MCQ that internal energy is a function of state. Consequently, it does not depend on the path. ये depend नहीं करती path के ऊपर. Doesn't depend. These are the important points of this topic. Doesn't depend upon path. Okay. But depends on the initial and final states of the system. ये depend करती है initial और final state पे. Initial and final state. So initial and final state of the system consider which goes under pressure and volume changes P and V and V2 respectively regardless the process by which. So ये 3 पॉइंट्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो आपके पास स्टेट फंक्शन ऑफ स्टेट का फंक्शन है. दूसरी बात डजंट डिपेंड ऑन द पाथ पर डिपेंड नहीं करती. तीसरी बात आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती है. इसका मतलब अगर आपके पास शुरू में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो लास्ट पे अगर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया सो ये इफेक्ट करेगा, इसको इंटरनल एनर्जी को डिफेंड करेगा. तो इंटरनल एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि द सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इट इंक्लूडेड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं डेट इट डिपेंड्स ऑन, इट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ एंड इट डज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम. सो व्हाट इज सिस्टम? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैटर व्हिच हैज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. इसको ये भी कहा जाता है सिस्टम को, आप ये भी मैं बाहर से आपको डिफाइन कर रहा हूं, that which is any kind of thing which is under observation, which is under observation. ये जिस तरह आपकी बुक में डिफाइन किया गया, जिसकी एक लिमिटेड बाउंड्रीज हो. ओके, अब इसके बाद जो आपके पास टॉपिक है वो है वर्क एंड हीट. वर्क और हीट. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट आपके पास वर्क एंड हीट. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रेवल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ये ट्रेवल कर सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. अगर आपके पास एक मेटल पीस है और अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे अगर आप इस एंड पे हीट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली यू हैव इफेक्ट ऑन द अदर एंड. आपको दूसरे एंड पे भी उसका इफेक्ट महसूस होगा, वो गर्म महसूस होगा. सो इट कैन ट्रेवल इन द पाथ. ये ट्रेवल कर सकती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, और इन द बॉडी एक बॉडी के अंदर भी ये मूव कर सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में. इसका यूनिट क्या है आपके पास हीट का? You have the unit of joule.
heat unit is joule. So we assume that gas expands through, हमें पता गैस expand करती है, तो ultimately आपके पास एक relation जो आएगा that W is equal to, we know that very well that W is equal to F dot D, so we're gonna write it as F dot delta Y because it covering the distance in the Y axis, Y direction. So F, if we putting the value of P is equal to F over it, that it become P A delta Y, and for the change in volume that it would become ultimately that W is equal to P dot delta V. This may be going to write as A dot delta Y as delta V because the units are same, meter cube and meter cube. So we have the relation W is equal to PV. So इसमें अब आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम और वर्क आपस में रिलेट कर रहे हैं कि आपके पास अभी इंदर से यहाँ से फ्रेज से आपके पास कुछ भी कोई किसी भी किस्म के एमसीक्यूज बनाया जा सकता है. प्रेशर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम के साथ वर्क को रिलेट किया जा सकता है, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके वर्क को प्रेशर के साथ रिलेट किया जा सकता है, वर्क से वैल्यूज निकाली जा सकती है, यहाँ से फोर्स की वैल्यू, फोर्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एरिया के बारे में क्वेश्चनिंग हो सकती है, यहाँ से आपके पास वर्क है, वर्क एनर्जी भी है, एनर्जी से आपके पास हाफ mv स्क्वायर से पूछा जा सकता है, mgh से काइनेटिक एनर्जी से पूछा जा सकता है, mgh पोटेंशियल एनर्जी से पूछा जा सकता है. So there are many question may be asked from this relation. You have to, जब भी आपके पास कोई रिलेशन आ जाए तो आप उस रिलेशन को बैक एंड में देखो कि इसके पास मेरे पास क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं इसके ऊपर से. आपके पास डायरेक्टली तो सिर्फ W इज इक्वल टू PV लिखा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्टली एरिया के साथ भी रिलेट कर रहा है, फोर्स के साथ भी रिलेट कर रहा है, या आपका एनर्जी के साथ भी रिलेट कर रहा है, आपके मास के साथ भी रिलेट कर रहा है, वेलोसिटीज के साथ भी रिलेट कर रहा है. So directly it have many relations. So first law of thermodynamics, ये बहुत हमारे पास laws of thermodynamics आ गए हैं. Laws of thermodynamics, and we have first law. So what is first law? In any other thermodynamic process, when heat Q is added to the system, this energy appears as an increase in the internal energy delta U stored in the system plus the work done by the system on its surrounding. It means that अगर आप इस सारी को जो डेफिनेशन है इसको आप इतना समय डिफाइन कर दें that Q is equal to delta U plus W. वो कह रहा है जो हीट एनर्जी आपके पास एक सिस्टम में ऐड होती है वो उस एनर्जी के अलावा उस पर जो वर्क होता है वो भी उस हीट के बराबर आ जाता है. That depend on that हीट, वो उस हीट के वैल्यू के करीब आ जाता है, उसके इक्वलाइज करता है. दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, एंड दिस डेल्टा U इज, रिमेंबर दिस डेल्टा U इज इंटरनल एनर्जी. दिस डेल्टा U इज इंटरनल एनर्जी. ये जो डेल्टा U है आपके पास ये इंटरनल एनर्जी है, Q जो है आपके पास हीट है, एंड W इज द वर्क डन. सो यू मे राइट एज दिस डेल्टा U एज U2 माइनस U1. डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1. So ultimately it would become when the heat supplied to the system then kinetic energy of the molecules increases. हमने पहले पढ़ा जैसे आप heat apply करेंगे तो kinetic energy of the molecules increase होगी. So internal energy increase करेगी. Also molecules push the piston upward, और piston जो है upward होगा and work done is on the system, और इस तरह work done हो जाएगा system के ऊपर. So delta U is equal to Q minus, we may write as delta U is equal to Q minus W. So the heat supplied to the system minus work done by the system. This law is extended from the law of conservation of energy. इसी के ऊपर आपका law of conservation of energy भी इसके बाद applied है. Law of conservation of energy. So अब इसके एग्जांपल्स में आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं. सबसे पहले आपके पास एग्जांपल है हीट इंजन की. The other example is a bicycle pump, जो आप उसको पैसिंग करते हैं और वो जो वर्क अगेंस्ट करता है आपके ऊपर. एंड द थर्ड वन इज ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में काउंट होता है. सो एप्लीकेशन इसकी सबसे पहली है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस किसकी पहली एप्लीकेशन इज आइसोथर्मल प्रोसेस. द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है टोटल सिस्टम का रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसो मींस isothermal. Iso means same, therm mean heat. So we're gonna have the system in which there is same heat.
So the process in which the temperature of the system remains constant is called an isothermal process. Consider a system consisting of an ideal gas cylinder having conducting base and non-conducting walls and piston. The piston is frictionless and movable. We have the following values. अगर आप इसकी values निकाल लें, so आपके पास the cylinder जो आपके पास total energy का change है वो if it become delta U is equal to 0, so ultimately जो आपके पास heat energy होगी वो उतना ही work के equal आ जाएगी. Q is equal to W. This shows that if the gas expands and does external work W, then the amount of heat Q has to supply to keep the temperature constant. तो आपको heat apply करनी पड़ेगी उस temperature को constant रखने के लिए. ठीक है. अब इसका जो एक इम्पोर्टेंट है आइसोथर्मल का, ये ग्राफ आपके पास होना चाहिए. आपको मैं पॉसिबल है ये ग्राफ दे दीजिए और पूछा जाइए किसका ग्राफ है. सो इट इज आइसोथर्मल ग्राफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी से आप द रिलेशन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये लास्ट में उसने डिफाइन किया. अब आपके पास जो इसके रिलेशन है वो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आपके पास आता है. सो द कर्व रिप्रेजेंटिंग दिस कर्व कांस्टेंट टेम्परेचर, this curve is representing that it is isothermal process, and this graph is known as isotherm. Okay, thank you. This is done with this topic.